हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव पर। बच्चों, ये क्लास 11th है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हम पहुंच चुके हैं, बोर मॉडल का जो फेलियर था उसको हम पढ़ चुके हैं, बोर मॉडल पढ़ चुके हैं। और बोर मॉडल के फेलियर के बाद बच्चों अब रिक्वायरमेंट था एक बहुत बेटर और ऐसा मॉडल जिसको इजीली समझा जा सके और जो एटम को इजीली एक्सप्लेन कर सके। इसके लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की नींव पड़ी, उसका डेवलपमेंट हुआ, और उस डेवलपमेंट प्रोसेस में हम दो कंसेप्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब जो सेकंड कंसेप्ट है जिसको हमें पढ़ना है, जिससे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझ सकें, तो उसमें सेकंड जो कंसेप्ट है बच्चों वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके बच्चों, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो इसको समझते हैं। हाइजेनबर्ग पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। ओके, कंप्लीट नेम क्या है? वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग, इसने प्रिंसिपल दिया और क्या कहा है कि जैसे सपोज करो कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, ठीक है? तो कोई मूविंग पार्टिकल की अगर हम बात करें और हम उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम एक साथ में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किस सिचुएशन में कर पाएंगे, किस सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो हम कुछ इसको डिफरेंट तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि बच्चों ये कोई क्रिकेट मैदान है, ठीक है? ये कोई क्रिकेट का मैदान है और इस क्रिकेट के मैदान में ये मान लो यहाँ पर विकेट्स लगे हैं, ठीक है? यहाँ पर भी विकेट्स लगे हैं और इधर से किसी बैट्समैन ने शॉट मार दिया। अब बैट्समैन ने शॉट मारा तो यहाँ पर मान लो कि बाउंड्री के पास में ये बच्चों कोई फील्डर खड़ा है, ठीक है? ये मान लो कि कोई फील्डर खड़ा है, ठीक है? देखो, डायग्राम के ऊपर नहीं जाना है, मकसद समझना है कि कोई फील्डर खड़ा है और यहाँ मान लो कि विकेट कीपर खड़ा है, ठीक है? यहाँ मान लो बच्चों कि ये कोई विकेट कीपर खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है। अब बॉल गई है यहाँ से इधर, ये बॉल चली गई। इस फील्डर ने इस बॉल को पिक किया और पिक करने के बाद इसको थ्रो कर दिया, और किसकी साइड में थ्रो किया? विकेट कीपर की साइड में, ठीक है? तो मोस्टली जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो इसको बिल्कुल डायरेक्टली थ्रो नहीं करता है। डायरेक्टली मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से और बिल्कुल वहाँ उसके बिल्कुल हाथ में बिल्कुल स्ट्रेट दे दे, ऐसे नहीं, वो पैराबोला शेप में ऐसे थ्रो करता है। तो ये कोई क्रिकेट की बॉल है बच्चों, ठीक है? क्रिकेट की बॉल है और इस बॉल को थ्रो किया है, तो उसको थ्रो किया है तो पैराबोला शेप में, या फिर मान ले कि यहाँ पर ये कोई कार है, ठीक है? ये मान लेते हैं कोई कार है। अब कौन सी कार है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लें कि ये कोई कार है। ओके, ये कार बच्चों यहाँ पर जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है कार। तो एक हमने क्रिकेट की बॉल ले ली, एक कार ले ली, और एक हम प्लेनेट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे अर्थ है वो सन के सराउंडिंग में रोटेट कर रही है, तो ऐसे और प्लेनेट भी यहाँ पर इसके सन के सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं, तो वो भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो समझो हमने यहाँ पर ये जो सारे पार्टिकल्स लिए हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये बच्चों लार्ज पार्टिकल्स लिए हैं, ठीक है? जितने भी पार्टिकल्स हमने लिए हैं ये कैसे हैं? लार्ज पार्टिकल।
बड़े पार्टिकल, बिग साइज ऑफ पार्टिकल्स, मैक्रो पार्टिकल्स ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर लार्ज पार्टिकल्स हैं और वो मूव करते हैं, जैसे यहाँ पर ये बॉल है, ये मूव कर रही है, ठीक है, ये कार है, ये मूव कर रही है, प्लेनेट है, वो मूव करते हैं। तो लार्ज पार्टिकल अगर मूव करते हैं और मूव करते टाइम हम किसी भी टाइम पर, जैसे सपोज करो ये कार चल रही है और हम किसी भी टाइम पर इस कार की पोजीशन को और वेलोसिटी को, ठीक है, पोजीशन एंड वेलोसिटी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब चलती हुई कार, मूवेबल कार, मूविंग कार में अगर हम ये देखें कि सडनली किसी टाइम बोलें कि इस टाइम इस कार की पोजीशन कहाँ है, तो बता सकते हैं, और उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है ये भी बता सकते हैं, एक्यूरेटली बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये बॉल है, ये किस टाइम पर कहाँ है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो दो चीज़ें हैं, पोजीशन एंड वेलोसिटी, वो हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यही बात हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि ये सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इन सब को हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में ही बच्चों इनको हम देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी इनको हम बोल सकते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो स्मॉल पार्टिकल या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं ना बच्चों, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उन पर हम इस बात को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उन पर अप्लाई नहीं कर सकते कि अगर कोई बहुत छोटा पार्टिकल है जिसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें एक साथ में, ठीक है, तो हम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब इनकी जो एक्यूरेट वैल्यू है ना, वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, एक्यूरेट या फिर डेफिनेट वैल्यू वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बच्चों। यही प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी किसमें होती है? पोजीशन में और वेलोसिटी में। किसके लिए? स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, लार्ज के लिए नहीं। ये मैं समझाऊंगा, रीजन समझाऊंगा क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी होती है पोजीशन में और वेलोसिटी में, किसमें? स्मॉल पार्टिकल्स में। और एक साथ इनको हम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेफिनेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बच्चों ये है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? स्टार्टिंग में लिखोगे बच्चों कि मूविंग बॉल और कार और प्लैनेट्स, या फिर यहाँ से स्टार्टिंग ना करके इसमें हम इसमें ऐसे बोलें कि वी कैन कैलकुलेट पोजीशन एंड वेलोसिटी, वी कैन डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी of moving particle of large size of particle, large size of moving particles, large size of moving particles. For example, car, planet and ball, thrown ball जिसको फेंकी गई है, ठीक है, एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद यहाँ पर बोलेंगे हम it is not applicable for subatomic particles या स्मॉल पार्टिकल्स, और करके लिखना स्मॉल पार्टिकल, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, छोटे पार्टिकल, उनके लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बेस है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। आते हैं इसके ऊपर कि ये है क्या। ये डेफिनेशन नहीं है बच्चों, ये डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर तुम कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू वर्नर हाइजेनबर्ग we can calculate position and velocity of a large size of moving particle like as car, thrown ball and planets, but it is not applicable for subatomic particles or small particles or microscopic particle like as proton, electron, neutron, ठीक है। अब ये बात देखो, अब हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल देखते हैं कि एक्चुअल में वो है क्या। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है बच्चों कि अगर कोई स्मॉल साइज का पार्टिकल है, जैसे सपोज करो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो
तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है, और वेलोसिटी मतलब यहां मोमेंटम ले लेते हैं, मोमेंटम, तो इसकी पोजीशन और मोमेंटम अगर इन दोनों को एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ, और वो भी एक्यूरेट हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मॉल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक स्मॉल पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव करता है तो अगर हम एक साथ उसकी पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें, अब ये मोमेंटम क्या होता है, p, और ये वेलोसिटी से कैसे रिलेट करते हैं, तो p = mv, तो इसलिए वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में पहले हमने वेलोसिटी वर्ड यूज किया है तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों रिलेट होते हैं। तो बच्चों अगर कोई स्मॉल पार्टिकल है और अगर वो मूव कर रहा है तो हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक साथ दोनों को एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मान लो हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं तो उसका फिर मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो जाता है। ठीक है ना, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, मतलब उसका मोमेंटम एक्यूरेटली नहीं पता चल पाएगा कितना है। अगर हम एक्यूरेटली उसकी पोजीशन, जैसे हमने पोजीशन को एक्यूरेटली बता दिया यहाँ पर है, तो उस टाइम उसका मोमेंटम कितना है ये अनसर्टेन, मतलब ये हम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर उसका मोमेंटम सही कैलकुलेट कर लिया हमने तो उस टाइम उसकी पोजीशन को सही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब दोनों में से एक तो अनसर्टेन रहेगा। बच्चों हम दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, दोनों में से एक अनसर्टेन रहेगा ही रहेगा। अगर हमने पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है तो मोमेंटम बिकम्स अनसर्टेन, और अगर हमने मोमेंटम को सही से कैलकुलेट किया है तो पोजीशन बिकम्स अनसर्टेन। इसलिए इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, डेफिनेशन बनाएंगे इसकी, ध्यान देना। इसके बाद आगे क्या बोलते हैं हाइजेनबर्ग, 2-3 स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे एक डेफिनेशन में लिखेंगे। आगे क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कि तुम्हारा पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा x आता है और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा p आता है, तो कहता है कि ये दोनों जो है ना ये h/4π के इक्वल होते हैं, या फिर इसकी वैल्यू इससे हाई रहती है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, मैथमेटिकल फॉर्म। ये इसका बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, या h/4π के इक्वल होती है, या फिर ग्रेटर देन h/4π होती है। ठीक है, ग्रेटर देन h/4π होती है। तो इससे हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन बना सकते हैं। उससे पहले एक बात को समझना पड़ेगा, मैं 2 मिनट में इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं कि कोई स्मॉल पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, और अगर हम साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम अनसर्टेन होगा, पता नहीं चल पाएगा कितना है, एक्यूरेटली नहीं पता चल पाएगा। मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया तो पोजीशन एक्यूरेटली नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, और एक स्टेटमेंट दिया है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोल दो, या फिर इनमें जो अनसर्टेनिटी होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, और वो अनसर्टेनिटी जो है वो फिक्स होती है। वो कितनी होती है, h/4π के इक्वल होती है, या अनसर्टेनिटी h/4π से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में न्यूमेरिकल सिस्टम करते हैं। इस मैथमेटिकल फॉर्म को और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कि डेल्टा x है इंटू डेल्टा p। अब p इक्वल टू क्या होता है बच्चों, mv, तो डेल्टा p इक्वल टू m क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, तो वो चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसलिए हम डेल्टा p इक्वल टू m डेल्टा v लिख सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी डेल्टा p और डेल्टा v में होती है। ठीक है, मास तो उसका कांस्टेंट होता है, तो हम डेल्टा p की जगह क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा v। ये क्या होगा, या तो h/4π के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी किस किस में है, डेल्टा x में और डेल्टा v में, तो ये आ जाता है
h/4 और m को इधर ले लें तो m आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया बच्चों, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब डेल्टा x को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या है ये, तो डेल्टा x क्या है बेटा, डेल्टा x है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा v क्या है बच्चों, ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये या तो h/4 के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, m को उधर ले लिया तो ये फॉर्म आ गया, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4m। ठीक है, ये ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम इसको इक्वल लेके चलते हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पर ये है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल to determine position and momentum of a moving particle of a microscopic moving particle simultaneously with accuracy। ठीक है, it is not possible to calculate position and momentum of a microscopic moving particle simultaneously with accuracy। If we want to calculate accurate position of a microscopic moving particle, then momentum of that particle becomes uncertain। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं बच्चों, ये एक में लिखना है। And if we want to calculate momentum with accuracy, then position becomes uncertain। And uncertainty in position and momentum of a microscopic moving particle is always constant, is always constant। It is equal to h/4 or greater than h/4। समझ गए, ये पूरी डेफिनेशन बनाई बच्चों हमने। It is not possible to calculate position and momentum of a microscopic moving particle simultaneously with accuracy। If we want to calculate accurate position of microscopic moving particle, then momentum becomes uncertain। And if we want to calculate momentum of particle with accuracy, then position becomes uncertain। आगे क्या बोलेंगे, वही डेफिनेशन में, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट इज इक्वल टू h/4 और ग्रेटर देन h/4, या तो ये इसके बराबर है या फिर उससे ज्यादा है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखने के बाद बच्चों लिख दोगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एज, और ये तीनों फॉर्मूले लिख देना। और डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा v क्या है बच्चों, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये लिखने के बाद, ये तो हमने डेफिनेशन को समझा है, ये लिखने के बाद फिर हमें देखना है रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका रीजन क्या है भैया, इसका रीजन कि ये ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, और ये लार्ज पार्टिकल पर नहीं, ये स्मॉल पर ही लगेगा ध्यान, मैं इसके बारे में तो बात करूंगा आगे। तो यहां पर हम टॉपिक ले लेते हैं आगे, रीजन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। रीजन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, रीजन देखते हैं बच्चों। तो रीजन में अभी मैंने बताया कि ये माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल पर ही लगेगा, तो हम कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ये कोई सेल है, उसका हमने कोई पार्ट लिया, ठीक है, कोई सेल है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो सेल होते हैं ना वो, और यहाँ पर हमने माना कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये बच्चों हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन। अब हमें करना क्या है,
हमें इस इलेक्ट्रॉन की एक तो पोजीशन और एक इसकी वेलोसिटी, इन दोनों को कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि पोजीशन और वेलोसिटी में तो अनसर्टेनिटी होती, इनको कैलकुलेट करना है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इधर से हम लाइट इसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, लाइट। तो यहां लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है, फोटोन के फॉर्म में, तो इसको हम इंसिडेंट फोटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब हम इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं तो ये इंसिडेंट फोटोन। और इंसिडेंट फोटोन जानते हैं जो डालते हैं, जैसे टॉर्च जला करके मैं इस बोर्ड के ऊपर डालूं तो टॉर्च से जो लाइट फोटोन निकल रहे हैं इंसिडेंट फोटोन बोलते हैं इनको। और इधर से जो फोटोन यहां से बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये थोड़ा बीच में आ गया, ध्यान रखना, ये तो इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड फोटोन। क्या बोल दिया बच्चों, इसको रिफ्लेक्टेड फोटोन। और मान लो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो इधर से हम माइक्रोस्कोप लगा करके इसको देख रहे हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप लगा करके इधर से हम देख रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि ये कोई स्मॉल पार्टिकल है भाई, इलेक्ट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके लिए तो ये अप्लाई हो गई। तो ये कोई स्मॉल पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, हम इसकी पोजीशन चेक करना चाह रहे थे, ठीक है, माइक्रोस्कोप लगा करके देख रहे हैं वो कहाँ पर है। और वो माइक्रोस्कोप लगा करके देख रहे हैं तो इधर से, तो इसके ऊपर एक लाइट डाल रहे हैं इंसिडेंट फोटोन, वो लाइट इसके ऊपर गिरेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड फोटोन, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या है कि हम ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस पाथ में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, लेकिन हमने सेंट्रीफ्यूजल सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े हैं बच्चों, उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन इधर भी एक फोर्स फील करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम न्यू पाथ बोलते हैं, ठीक है, एक नया रास्ता जिधर ये जाना चाह रहे हैं, और इधर तो ये जाएगा ही, तो ये एक्सपेक्टेड पाथ है, ये इसका एक्सपेक्टेड पाथ है जहाँ पे ये जाएगा, एक्चुअल में जाएगा, ओके। तो रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है बच्चों, कि जब ये इंसिडेंट लाइट इस फोटोन, इंसिडेंट फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है, गिरता है, ठीक है, क्यों गिरता है, क्योंकि हम इसकी पोजीशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जब पोजीशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो लाइट उसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि कमरा बंद है और बंद कमरे में कोई चूहा आ गया, ठीक है, अब वो चूहा आ गया, इधर उधर भाग रहा है, तो हम क्या करते हैं, टॉर्च जला करके इस चूहे को ढूंढते हैं, ठीक है। तो टॉर्च जला करके चूहे की पोजीशन देखते हैं, कहाँ छुपा बैठा है, तो टॉर्च जलाई, चूहे को ढूंढ रहे हैं, चूहे की पोजीशन को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे इस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इसकी पोजीशन को ढूंढने के लिए हम इसके ऊपर इंसिडेंट फोटोन डाले, रिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ चले गए पोजीशन पता करने के लिए। तो ये अनसर्टेनिटी क्यों होती है, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो रीजन देख रहे हैं हम। यही तो है कि अनसर्टेनिटी होती है, किस किस में होती है बच्चों अनसर्टेनिटी, पोजीशन और वेलोसिटी में। तो क्यों होती है अनसर्टेनिटी, तो वो इसलिए होती है जब इंसिडेंट फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन और वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, इफेक्ट होता है। समझ गए मेरी बात, कि जैसे कि मान लो चूहे को हम ढूंढ रहे हैं और वो सडनली उस लाइट को देखते एकदम रुक जाता है, मैं मजाक में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन जब इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्योंकि वो बहुत हल्का है, ठीक है, उसका मास बहुत कम है, इसलिए ये स्मॉल पार्टिकल पर अप्लाई होता है। तो जिसके ऊपर ये जैसे ही ये लाइट इसके ऊपर जाएगी तो फोटोन क्या होता है, फोटोन में मास होता है, तो वो मास इससे जब टकराएगा तो उसको डिस्टर्ब कर देता है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से हम इसकी पोजीशन और वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाते, एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज के साथ तो आ ही जाएगा। तो ये इसका रीजन है, ठीक है, ये इसका रीजन है बच्चों। तो रीजन में डायग्राम बनाओगे पहले तो, और डायग्राम बना करके ये लिखोगे टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन वी यूज लाइट, वी हैव टू यूज लाइट,
ब्रैकेट में लिख दो इंसिडेंट फोटोन, एंड आफ्टर इंसिडेंट फोटोन, आफ्टर स्ट्राइक ऑफ इंसिडेंट फोटोन, आफ्टर स्ट्राइक ऑफ इंसिडेंट फोटोन, उसकी टक्कर के बाद, आफ्टर स्ट्राइक ऑफ इंसिडेंट फोटोन, पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज डिस्टर्ब्ड, position and velocity of this electron is disturbed. So we cannot calculate position and velocity of this electron with accuracy. भाई ये डिस्टर्ब हो गया है, अब डिस्टर्ब हो गया है तो उसको हम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग या हिटिंग भी बोल सकते हो, हिट कर रहा है जाकर के वहां, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग और हिटिंग of this incident photon on this electron, position and velocity of this electron is disturbed. ये डिस्टर्ब हो गया, so we cannot calculate position and velocity of this electron with accuracy. accuracy के साथ हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये लिख दोगे सारा मैंने बताया है, डायग्राम बना दोगे। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलें तो आगे हम टॉपिक डालते हैं फिर यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो उसको तुम, लिमिटेशंस भी बोल सकते हो। लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। तो बच्चों जैसे हमने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी है, इससे पहले वाली इक्वेशन तो है कि जैसे डी ब्रोगली इक्वेशन है बच्चों, वो हैवी पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं होती, वो पूरा बता चुका हूं पहले, तुमने पढ़ा भी है। डी ब्रोगली इक्वेशन हैवी पार्टिकल्स के लिए यूज नहीं होती, वो लाइट पार्टिकल्स के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज होती है। सेम ऐसे ही हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ही अप्लाई होता है, लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, लिमिट है। लिमिटेशन बोल रहे हैं इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस बोले तो भाई स्मॉल के लिए लग जाएगी तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, लार्ज के लिए नहीं। लिमिटेशंस की बात करें तो लार्ज के लिए नहीं लगता, स्मॉल के लिए लग सकता है, लार्ज के लिए नहीं लग पाएगा, तो कैसे बोल रहा हूं, ठीक है। क्यों, कैसे, क्या रीजन है, तो हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, यही तो था बच्चों इसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो स्मॉल के लिए अप्लाई होता है जबकि लार्ज के लिए नहीं, तो ऐसा क्यों, तो इसमें हम बोल देंगे फॉर एग्जाम्पल, हम इसको प्रूव करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। सपोज करो बच्चों 10 टू पावर माइनस 6 kg, 10 टू पावर माइनस 6 kg मतलब कि 1 मिलीग्राम का कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है। और इसके लिए हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें। जैसे मान लो कि इस मास की कोई बॉल मान लो, कोई पार्टिकल मान लो, कोई भी, इसके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करें, तो यूज करते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच कितना है बच्चों, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, जानते हो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 4 तो 4 ही रहेगा, इंटू पाई 3.14 है, इंटू मास ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, 10 टू पावर माइनस 6। ओके, जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो यह आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 28, ठीक है। और इनमें अनसर्टेनिटी निकाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये वेरी लो है, वेरी लो वैल्यू है, और इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, वेरी लो वैल्यू। ऐसा डी ब्रोगली इक्वेशन में भी तुमने देखा था कि वेरी लो वैल्यू आती है तो उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, तो वेरी लो वैल्यू है इसलिए इसको मेजर नहीं कर पाते, ठीक है। वेरी लो कैसे है, 10 टू पावर माइनस 28 है, देखो कांस्टेंट तो है लेकिन लो वैल्यू है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं
और यही बात किसी इलेक्ट्रॉन के लिए लगा के देखते हैं, ठीक है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए लगा के देखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इजक्वल टू एच 6.6 इंटू 10⁻34, 4 तो 4 पाई 3.14 और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। अगर इसको अप्लाई करें तो वैल्यू आती है 10⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये वैल्यू आती है। ये वैल्यू भी बच्चों लो है लेकिन वेरी लो नहीं है, ठीक है, वेरी लो नहीं है। लो तो है 10⁻4 भाई, लो तो है, माइनस में चला गया वैल्यू, लेकिन ये तो 10⁻28 है, तो वेरी लो, बहुत कम होने से इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए इंपॉर्टेंस में क्या लिखोगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल पार्टिकल्स or microscopic particle. It is not useful for large particle or heavy particles like as de Broglie equation लिख सकते हो। क्यों, तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिख देना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर 10⁻6 kg सब्सटेंस फॉर ए सब्सटेंस हैविंग -10⁻6 kg मास, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर ए सब्सटेंस हैविंग 10⁻6 kg या फिर 1 मिलीग्राम मास, तो उसके लिए ये वैल्यू आती है, इसको कैलकुलेट करना, फिर लिख देना इट इज़ वेरी लो वैल्यू, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। फिर लिख दोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये कैलकुलेट करना, इट इज़ स्लाइटली लो वैल्यू, ये थोड़ी कम है, स्लाइटली लो वैल्यू, इट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास तुम देख रहे हो 10⁻31 है, बहुत कम है, तो ये लाइट पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन स्मॉल पार्टिकल, जबकि इसका मास ज़्यादा है, 1 मिलीग्राम कह दो या 10⁻, ये -31, ये -6, ठीक है, तो इसका मास ज़्यादा है, तो हैवी पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं हो रही, स्मॉल पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्मॉल पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है। तो बच्चों अब डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ चुके हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ चुके हो, अब इसके बाद नंबर आता है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो एटम के बारे में, ओके।